नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एग्रोसा के अगले एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में लाइव विद एग्रोसा पे। और आज हमारे साथ इस नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज बेटर टू प्लांट सीड देन मॉर्न बैड वेदर। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक बेहतर बीज बोएं, ना कि बुरे मौसम के बारे में चिंतित हो या दुख मनाएं। आज हम सीड इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री अवधेश कुमार सिंह जी, जो कि एक सीड इंडस्ट्री के बीज उद्योग के एक्सपर्ट हैं और पिछले 37 वर्षों से सीड इंडस्ट्री में से जुड़े हुए हैं और सेवा कर रहे हैं। इन्होंने अपनी बैचलर्स इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से की है और मास्टर्स इन एग्रीकल्चर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर से की है। इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान रहा है जो सब्सिडीज गवर्नमेंट बनाती हैं, जो भी रिसेंटली हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है, उसको फॉर्मुलेट करने में, उसका फ्रेमवर्क बनाने में और एफपीओस की जो पॉलिसी है उनके फ्रेमवर्क को बनाने में। एक बहुत लंबे समय से ये नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी कार्यरत रहे हैं ये और क्या वहीं रहा से काला ये वाला? अच्छा, सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपसे बातचीत शुरू करूं, मैं अपने लिसनर्स को, अपने जो भी श्रोता हैं, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपका कोई भी सवाल है, बातचीत के दौरान आपके जहन में आता है, आप प्लीज उस सवाल को मैसेज में या कमेंट बॉक्स में टाइप करके लिखें। हम कोशिश करेंगे कि हम इसी दौरान, बातचीत के दौरान ही आपका सवाल उठाएं। अदरवाइज हम लोग आपको कॉल बैक करके भी आपके सवालों के जवाब देंगे। आप अपना नंबर जरूर डालें। सिंह साहब, नवीन आपका जी बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद। सिंह हेलो। साहब, एक एक सवाल सबके जहन में हमेशा रहता है जब भी हम बीज की बात करते हैं। हम हमेशा नवीन जी कहते मैं हैं बीच में जी जी मैं जी, नवीन जी मैं किसान। बीच में एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहता हूं। हम जी जी, बताइए सवाल सर, जवाब बताइए। पर जाएं हम जी सवाल जी जी जवाब पर जाएं उससे पहले मैं जी, पूरी ऑडियंस को स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। प्लीज, चर्चा वेरी नाइस। शुरू कर चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। जी हम उस देश में रहते हैं जिसके पास संसार का केवल 2.5% जमीन है और केवल 4% पानी है। जी, और हम 17% पॉपुलेशन के लिए खाना पैदा करते हैं, क्या अनाज बात पैदा है, वाह। करते हैं, दूध पैदा करते हैं, फल पैदा करते जी हैं। ये इसका श्रेय हमारे किसानों को, वैज्ञानिकों को और प्रसार कार्यकर्ताओं को जाता है। ये जी सभी लोग प्रशंसा के पात्र हैं। आपने जो बताया सीड के बारे में, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं कि जी वेदों में कहा गया है, सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपद्यते। अच्छे जी खेत में अच्छे बीज को बोया जाए तो लक्ष्मी आती है, जी, आदमी धनी बिल्कुल। होता है। जी खेती में बीज सबसे मुख्य आदान है, सबसे जी मुख्य इनपुट जो है सीड है। और जी आप खेती में कितना भी मेहनत कर लीजिए, आपका अगर बीज सही नहीं है तो जी, आपको कुछ भी पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। अगर ये बीज अच्छा ना हो तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसका श्रेय सारा उनको जाता है जो बीज की प्रोसेसिंग में लगे हैं, स्टोरेज में लगे हैं, जी मशीन बनाने में लगे हैं, मशीन को मेंटेन जी करने में लगे हैं। ये सारा श्रेय जी उनका है, उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और जी, मुझे खुशी है कि आज मैं उनके साथ चर्चा करने को बैठा हूँ। इसलिए एक बार फिर स्वागत करते हुए प्रणाम जी करता हूँ और आपको कहूँगा कि आप अपने प्रश्न पूछें, जिससे मैं जो कुछ भी क्लियर कर सकता हूँ वो बताने की कोशिश जी करूँगा। जी जी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन दी है
और ज़रूर बहुत सारे सवाल हमारे व्यूअर्स जो हमारे ऑडियंस हैं ये आपसे पूछना चाहेंगे। मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ काफ़ी लोग हमसे जुड़ भी चुके हैं। अ, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर कि बहुत महत्वपूर्ण है एक बीज का, एक अच्छे बीज की महत्वता बहुत बहुत ज़्यादा है। इसी से मैं यहाँ से अपना सवाल पहला आपसे शुरू करना चाहता हूँ सर। किसान जो होते हैं, किसान भाई जो हमारे हैं, जो प्रोसेसर्स जो होते हैं, जनरली वो हमेशा इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि अच्छा बीज क्या है। अ, क्या कोई बीज बुरा भी होता है? क्या कोई फर्क है अच्छे या ओके बुरे बीज के बीच में? आप ओके प्लीज सर इसके बारे में शुरू में कुछ रोशनी डालिए, फिर हम अपना अपना आगे का सवाल आपसे आगे कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए, मैं बताऊं कि बीज जो है बीज होता है। जी अच्छा बीज क्या है, ये हमारे एक्ट के मुताबिक सरकार ने तय कर रखा है। जी और जी अच्छा बीज पैदा करने का, प्रोसेस करने का और स्टोर करने का तरीका भी जी सरकार ने स्पेसिफाई कर रखा है। जी जो जी अच्छा बीज बना, जो उस स्टैंडर्ड को मीट करता हुआ बीज बनाएगा, उस बीज को जी हम अच्छा बीज कहेंगे। और जो जी बीज उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता, वो बीज नहीं है, जी वो बीज नहीं है। तो बीज जो है सिंपल चीज नहीं है बनाना। बीज को जब खेत में बोया जाता है तो उसको जी 2 बार 3 बार 4 बार इंस्पेक्शन किया जाता है। जो जी पैदावार होती है उसको बड़ी जी सावधानी से कटाई की जाती है, मड़ाई की जाती है। उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए किसी तरह का। वो बीज हमारे प्रोसेसिंग प्लांट पर आता है। फिर ओके प्रोसेसिंग प्लांट में उसकी छटाई होती है, उसको स्टोर किया जाता है। वहां पर लेबोरेटरी में फिर से टेस्ट होता है। ये देखा जी जाता है कि वो फिजिकली शुद्ध है कि नहीं, उसमें जी इम्प्योरिटी तो नहीं है, दूसरी जी दूसरी क्रॉप का बीज तो नहीं मिला हुआ है, और जी वह जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट कर सकता है, वाइबल है, विगरस है। उसी सीड को पैक किया जाता है और किसान तक पहुंचाया जाता है। वो तो अच्छा जी बीज है। अच्छा जी बीज है कि नहीं, ये किसान जब खरीद के ले जाता है थैली में बंद जी होता है। जी इसीलिए हम लोग कहते हैं किसान को कि खरीदने से पहले ये देखो कि बीज हमेशा अच्छी कंपनी से खरीदो, रिप्यूटेड जी कंपनी से खरीदो। जी दूसरा, ध्यान करो कि बोरे पर सील और टैग जो है इंटैक्ट हो, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है। तीसरी बात, अगर किसान ले गया, ध्यान नहीं भी दिया, जी तो बोने से पहले उसमें से एक मुट्ठी निकाले, पानी में डाले। ज्यादातर बीज अगर नीचे बैठ जाता है पानी के तली में, एक दो तो तैरता रहेगा, तो समझो बीज ठीक है। और ज्यादा बीज तैरने ही लगे तो समझो बीज में कुछ गड़बड़ है। तो इस ओह तरह से किसान अपने लेवल पर भी जान सकता है कि जी बीज खराब है, अच्छा है। और जी सबसे बड़ी सावधानी यही है कि अच्छी कंपनी का अच्छा बीज खरीदे और सुरक्षित जी रहे, जिससे उसकी मेहनत को नुकसान ना हो। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिंह साहब। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बातें हमें बताई हैं, जिनमें से सबसे अच्छी बात तो आपने ये बताई कि कोई भी किसान भाई कोई भी बीज ले रहे हैं तो प्लीज कृपया आप एक अच्छी कंपनी का ही बीज उठाएं। दूसरा, उसकी पैकेजिंग जिसके बारे में आपने जिक्र किया, वो कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए, ठीक पैकेजिंग होनी चाहिए। और तीसरा, आपने एक छोटा सा टेस्ट आपने बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप थोड़ा सा पानी लीजिए, पानी में बीज को डालिए, और अगर उसमें ज़्यादा बीज तैर रहे हैं का मतलब उसमें उन बीजों में त्रुटियां हैं, कृपया उन बीजों का इस्तेमाल ना करें। बहुत बेहतर सर, बहुत बेहतर। सर, मेरा अगला सवाल जो आपसे है वो थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे है। बीज हमने अच्छे बो दिए, हमारी अच्छी फसल भी हो गई। पर सर, एक जो प्रॉब्लम हमारे किसान भाई और जो प्रोसेसर्स और जो मिडिल मैन है, ये सारे जो है फेस करते हैं, वो क्रॉप लॉसेस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि ये जो क्रॉप लॉस, इसका असल में मतलब क्या है, नंबर एक। और दूसरा, हम क्या इसे रिड्यूस कर सकते हैं किसी तरीके से? चाहे वो किसान है चाहे प्रोसेसर्स हैं, क्या उसे रिड्यूस भी कर सकते हैं?
आपका प्रश्न नवीन जी बहुत ही बढ़िया है। क्रॉप लॉस एक बहुत बड़ी समस्या है। जी और क्रॉप लॉस को हम इस तरह देखें समरी में कि बोने के जी बाद जी किसान के एंड में हार्वेस्टिंग तक, थ्रेसिंग तक जी कहाँ कहाँ जी वो लूप होल्स हैं जहाँ के उसका लॉस हो जाता है। सबसे जी पहला, ये इतना बड़ा नुकसान है कि हमारे देश में केवल फल और सब्जियों का 60 से 80 हजार करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। ओ दूसरी दूसरी क्रॉप्स है, दलहन है, तिलहन है, अनाज है, उसमें 4% से लेके 12% तक का नुकसान होता है। आप जी समझिए जी भारत में अगर क्रॉप के नुकसान को बचा लिया जाए तो एक छोटे जी मोटे देश के पूरे खाने के लिए बच सकता है। अब इसको बिल्कुल कैसे बिल्कुल बचा सकते हैं? इसको जी किसान और प्रोसेसर मिलकर बचा सकते हैं। अच्छा प्रोसेसर का रोल थोड़ा ज्यादा है। ओके ज्यादा मीन्स आपको आधा तो मैंने बता दिया कि सही बीज तैयार करके दे दिया जी तो सही बीज बोया जाएगा तो क्रॉप जो है यूनिफॉर्म होगी, समय से जी पकेगी, समय से जी तैयार होगी, बराबर जी होगी। उसमें मैकेनिकल हार्वेस्टिंग को लागू किया जा सकता है और हार्वेस्टिंग में किसान का नुकसान कम होगा। सो बीज का जी महत्व इसमें भी बहुत ज्यादा है। दूसरा, जी जी ग्रेडिंग का बहुत बड़ा फायदा होता है। एक तरह का बीज होना चाहिए। हार्वेस्टिंग के ओके बाद हार्वेस्टिंग के बाद जी तुरंत जरूरी प्रोसेसिंग किया जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो उससे क्रॉप का नुकसान होता है, किसान का लॉस ओ होता है। ओ ग्रामीण इलाकों में जनरली आप देखेंगे पूरे इंडिया में तो प्रोसेसिंग और स्टोरेज का साधन नहीं है। अब सरकार ने हम्म 2-4 साल पहले ध्यान देना शुरू किया है। प्रोसेसर हम्म सब क्रिएट हो रहे हैं विलेज लेवल में, मंडी जी लेवल में, तो थोड़ा सा जी बचत हो रही है। अदरवाइज ये नुकसान बहुत बड़ा है और इसको किसान और प्रोसेसर मिलके बचा सकते हैं। उन्हीं को सावधान होना जी पड़ेगा। ये सुविधाएं गांव गांव तक क्रिएट करनी पड़ेंगी और उसके किसी भी कारण से अगर फेलियर होता है, क्रॉप का नुकसान होता है, किसान का नुकसान तो होता ही है, देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोगों के बिल्कुल भूखमरी को ला देता है। तो इस तरह से जी किसान जो इनपुट देते हैं और जी प्रोसेसर जो उत्पाद को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, दोनों को मुस्तैदी और समझ से काम लेना पड़ेगा तो क्रॉप लॉसेस को रोका जा सकता बहुत अच्छी बात कही सही साहब आपने। मैं इसी से मिलता जुलता एक सवाल, वैसे हालांकि आपने जवाब काफी हद तक ऑलरेडी दे दिया है, तो मैं इसी को एक सवाल के रूप में दोबारा आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ मेरे मित्र हैं जो श्रोतागण हैं, जैसे रविनाथ मिश्रा जी हैं, जैसे ये भी पूछ रहे हैं, ये भी एक प्लांट लगाना चाहते हैं, शायद ये प्रोसेसिंग में उतरना भी चाहते हैं। सर कोई राइट मॉडल है। है, कोई राइट मॉडल है प्रोसेसिंग का, और स्टोर किया जा सके, कोई राइट फ्रेमवर्क मॉडल किया? आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, हेलो। साहब हाँ नवीन आपकी जी, आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए प्लीज। आपने कहा आपने कहा राइट मॉडल है क्या स्टोरेज का जी और प्रोसेसिंग का? जी जी जो मॉडल, जो मशीन, जो प्रोसेसिंग अरेंजमेंट और जो स्टोरेज अरेंजमेंट जी आपके प्रोडक्शन प्लान को सही से हैंडल कर ले, वही राइट मॉडल है। अच्छा वो छोटा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है? तो केवल ये ध्यान रखना चाहिए कि आप सही मॉडल का चुनाव करेंगे तो जितना रुपया खर्च होना चाहिए उतना खर्चा होगा और आपका जी काम आसानी से हो जाएगा। कई बार देखा ये गया है कि किसी चीज की प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ एक क्लीनर की जरूरत होती है। ओके कई बार सर्टिफिकेशन एजेंसीज कहते हैं नहीं, जब तक तुम्हारे पास ग्रेविटी सेपरेटर नहीं होगा हम प्लांट को अप्रूव नहीं करेंगे। हाँ क- जी
कई बार आप इतनी क्रॉप्स को हैंडल करते हैं, उसमें इतने तरह की इम्प्योरिटी होती है कि आपको हर तरह की मशीन लगाना पड़ता है, चाहे वो प्री क्लीनर हो, इंडेंट सिलेंडर हो, ग्रेविटी सेपरेटर हो, सब लगाना जी पड़ता है। जी तो कौन सा मॉडल प्लांट का आपके लिए सही है, इसका जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोसेसर को या सीड प्रोड्यूसर को पहले अपने प्रोग्राम को तय करना होता है कि वो कौन कौन सी क्रॉप पैदा करना चाहता है। जी उसके आधार पर उसको किसी विशेषज्ञ को मिलना चाहिए ओके और उनसे राय लेनी चाहिए कि मैं ये क्रॉप पैदा करना चाहता हूं, मुझे प्रोसेस जी करना है, और वो बताएगा कि कौन कौन सी मशीनें लगा लो। अगर जी विशेषज्ञ में परेशानी है तो किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास चले जाएं, उनके पास भी जी इंजीनियर है तो वो बता देगा कौन कौन सी प्रोसेसिंग मशीन लगानी चाहिए। जी ऐसे ही जी स्टोरेज की बात करो तो स्टोरेज में ये ध्यान रखना होता है कौन सा कितने दिन के लिए बीज को रखना है स्टोर में, जी कौन सा जी बीज रखना है। तब पता लगता है जी कि आप ऑर्डिनरी स्टोर बनाएंगे तो काम चलेगा या एयर कंडीशन स्टोर जी बनाना पड़ेगा या एयर कंडीशन और जी ह्यूमिडिफाइड स्टोर बनाना पड़ेगा। तो जी ये आप जान लीजिए कि उनको ये जानना पड़ेगा मैं कौन कौन सा क्रॉप हैंडल करूंगा, कितनी देर के लिए उसको जी रखूंगा। इस मॉडल को जी डिसाइड करने के लिए उनको विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए। नहीं जी लेंगे तो या तो उनका सिस्टम खराब बनेगा या बहुत जी ज्यादा रुपया खर्चा कर देंगे। तो जी दोनों चीज से बचने के लिए किसी की राय लें और जो उनका काम आसानी से कर दे वही सही मॉडल है। ठीक है। बहुत बढ़िया सही साहब। आपने हाँ। बड़े साधारण शब्दों में बड़ा अच्छा ज्ञान दिया। मैं आपकी दो चीजों को यहाँ पे दोबारा से हाईलाइट करना चाहता हूँ। आपने सबसे पहले एम्फेसिस दिया है, जोर लगाया है कि मशीनें जो भी आप चाहे कितने भी कैपेसिटी का प्लांट चाहते हैं, मशीनें जो आप यूज करना चाहते हैं अपने प्रोसेसिंग प्लांट में, वो अच्छी मशीनें होनी चाहिए, क्वालिटी की मशीनें होनी चाहिए, ताकि आपका जो भी उत्पादन है वो क्वालिटी का हो। दूसरा, आप कभी भी अगर आप स्पेशली नया प्लांट लगा रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस की कमी है तो प्लीज आप किसी मैन्युफैक्चरर से या किसी एक्सपर्ट से, जैसे कि आज हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हुए हैं, किसी एक्सपर्ट से जरूर पूछिए कि मैं ये कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि नहीं, चाहे वो प्रोसेसिंग से रिलेटेड है चाहे स्टोरेज से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया अवधेश जी। हम्म। अवधेश जी, आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट पॉलिसीज में बहुत रहा है। आप नेशनल सीड हम्म। कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भी आप कार्यरत रहे हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। मैं सर डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज है, स्पेशली जो श्रोता हमसे हमें सुन भी रहे हो, जो डायरेक्टली बेनिफिट करती है फार्मर्स को और प्रोसेसर्स को। प्लीज थोड़ी उन पॉलिसीज के बारे में हमें। देखिए मैं एक से बताऊं कि स्वतंत्र भारत की पहली सरकार ने ही ध्यान जी दिया और ये जाना कि बीजों का महत्व क्या होता है, और वहां से बीज जी के डेवलपमेंट की बात शुरू हो जाती है। और ओके हर स्कीम में, हर पंचवर्षीय योजना में स्कीमें एक जी से एक अच्छी आती रही और आज भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें गवर्नमेंट में चलती हैं। एग्रीकल्चर जी की कोई जी भी स्कीम होती है, एग्रीकल्चर की कोई भी स्कीम में सीड एक जी महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, चाहे उसको जी फ्री में बांटना हो चाहे सब्सिडी पर बांटना हो, वो कंपोनेंट रहता जी है। अब रही जी बात किस कि हमारा सीड जितना देश को चाहिए उतना सीड बनेगा कि नहीं बनेगा, इसके लिए गवर्नमेंट का अलग स्कीम है। जी और वो ज्यादा, देखिए हमेशा ये पाया गया कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के नाते सफिशिएंट क्वांटिटी में सीड नहीं बन पा रहा है हमेशा। ये ये ओके बात ये बात सन ये बात सन 76 से सामने आई कि हम आ, हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है, स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, इसलिए हम प्रोडक्शन बढ़ा नहीं पा रहे। जी गवर्नमेंट स्कीम लाई, तीन तीन स्टेज में वर्ल्ड बैंक की स्कीम्स आई,
प्रोसेसिंग प्लांट और जी स्टोरेज बनाया गया, रिसर्च को सुविधा दिया गया और जी एक्सटेंशन को सुविधा दिया गया कि किसानों को सही बीज के बारे में ज्ञान हो, और ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, एनएससी बनाई गई, जी टीडीसी बनाई गई, तमाम स्टेट सीड कॉरपोरेशन बनाई गई। बीज के जी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने पूरा बहुत ज़्यादा मेहनत किया है और वो जी स्कीमें लगातार चल रही हैं। लेकिन इसमें ये था कि शुरू शुरू में प्राइवेट लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, ओके क्योंकि सीड की मांग कम थी, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं था, तो प्राइवेट लोग जी हेजिटेंट थे। कोई पैसा लगाएगा तो उसको आमदनी नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल इसके बिल्कुल लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई कि प्राइवेट लोगों को सीड प्रोसेसिंग में कैसे लाया जाए। जी जी तो हम लोगों ने एक स्कीम बनाया, 2006 से लागू हुई, कि जी क्वालिटी सीड प्रोडक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जी पर सब्सिडी दी जाए। ओके उस सम, जी उस समय उस समय हम लोग 25% देते थे। अब वो जी अगली पंचवर्षीय योजना में बढ़ के 40% हो गया है। कोई भी जी प्रोसेसर अपना प्लांट लगा दे और प्रोसेसिंग और स्टोरेज का काम करे तो इंफ्रास्ट्रक्चर कास्ट का 40% गवर्नमेंट देती है। जिस ओ दिन ये स्कीम जी लागू हुई, प्राइवेट लोग इतने उत्साह से शामिल हुए उसमें, इतने जी उत्साह से शामिल हुए 2006 के बाद, कि सन 76 से 2000 तक जो 2 मिलियन टन सीड नहीं पैदा हुआ, वो जी 2006 के बाद आज हम 4 मिलियन टन सीड दे रहे हैं। ओ और और देश में सारे लोग प्रोसेसर जी हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं, देश को 8 से 9 मिलियन टन सीड की जरूरत है। अच्छा अभी ओ अभी जितनी कैपेसिटी देश में है उसका 2 गुना 2.5 जी गुना करने की जरूरत है। बीज के इंडस्ट्री क्या का बात टर्नओवर करीब 60,000 करोड़ रुपया है। इसका जी पोटेंशियल है 1.5 लाख करोड़ तक हो सकता है। तो ओ इतना बड़ा इतना बड़ा पोटेंशियल है इसमें कि सब लोग जी मिलके जी काम करें तो काफी जी साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाके हम भारतीय कृषि को सीड के माने में संतुष्ट कर पाएंगे। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया आपको जी तो सबके लिए काफी काम है, किसी की कोई जी निराशा की जगह नहीं है। बस ये है कि सब जी लोग जी अपना काम क्वालिटी का करें, मेहनत से करें। ठीक है। क्वालिटी के लिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हमें हमें तो दूसरे देश की मॉडल करने की जरूरत नहीं। हाँ मैं ये मैं कह यहाँ रहा पे था। सर मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कंपैरेटिव आपने जैसे दूसरे देश की बात करी मैं एक कंपैरिजन आपसे लेना चाहता हूँ हाँ जैसे आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि ऑलरेडी कैपेसिटी जो बिल्डअप हो रही है और डबल कैपेसिटी की जगह है तो जो नए लोग हैं वो प्रोसेसिंग में आए आप स्वागत कर रहे हैं और हम भी स्वागत करते हैं सर जो मॉडल्स हैं मैं आपसे समझना चाहता हाँ हूँ जो ग्लोबल हाँ। लेवल पे जो दूसरे देशों के जो मॉडल है इन चीजों को लेकर जो पॉलिसीज को लेकर और हमारे देश में जो मॉडल है पॉलिसीज को लेकर सो उनमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हमें डिफरेंस के बारे में जरूर बताएं और देखिए, ये जरूर मैं बताएं एक कि चीज हम इनसे बेहतर है जी मैं बताता हूं कि हर देश के लिए जो मॉडल ठीक होता है वही मॉडल होना चाहिए। अच्छा किसी देश की जी एग्रीकल्चर की व्यवस्था अलग है, हमारी व्यवस्था जी अलग है। हमारे यहाँ 3-4 सीजन होते हैं, 3 सीजन होते हैं, रबी, खरीफ और हर सीजन में जी एक ही लोकेशन में नंबर ऑफ क्रॉप पैदा होती है। विदेशों में, बहुत सारे देशों में यह सुविधा नहीं है। उनके यहाँ ठंड जी पड़ती है तो ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो गर्मी पड़ती है। हमारे यहाँ जी व्हीट की क्रॉप अगर 120 दिन की है तो उनके यहाँ 180 दिन जी की, 200 दिन की है। जी तो हमारे प्लांट को ऐसा होना होता है कि मल्टी क्रॉप सीड को हैंडल कर सकें। मल्टी क्रॉप उनके पास बिल्कुल हाँ, उनके पास जो प्लांट होते हैं
वो एक क्रॉप को हैंडल करने के लिए होते हैं ह्यूज क्वांटिटी में। जी। क्योंकि उनका पूरा स्ट्रेच में एक ही चीज पैदा होता है, उसको हैंडल करने के लिए हाई कैपेसिटी प्लांट लगाते हैं। हमारे प्लांट क्लस्टर में छोटे छोटे होते हैं। हमारे किसान की जोत छोटी है। जी। बहुत सारे लोग सीड प्रोडक्शन को राजी नहीं होते, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन में किसानों के माध्यम से बहुत सारा सीड पैदा नहीं किया जा सकता। जी। तो हमारे यहाँ प्लांट को 20,000 कुंटल का हो, 10,000 कुंटल का हो। अगर कोई ये सोचे कि मैं 1,00,000 कुंटल सीड एक ही जगह पैदा कर लूंगा तो बहुत मुश्किल होगी, वो संभव नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे किसान वो सारा बीज पैदा करने नहीं जाते, वो अपने खाने के लिए पैदा करते हैं। तो मॉडल तो ये है, यहाँ 2 टन का मॉडल, 4 टन का मॉडल वही चलेगा, और वो मॉडल बिल्कुल ठीक है। हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस है, इस पर काफी काम हुआ है, और हमारे एक्सपर्ट जाके विदेशों में कई देशों में मॉडल को बताए, वो सही मॉडल चलता है। हम लोगों का बिल्कुल सही सिस्टम में काम चल रहा है। मैं अभी एक देश को देख के आया जो नया उभरता देश है, अफगानिस्तान। वहां बहुत कुछ होना बाकी है। जैसा इंडिया सन 50 में रहा होगा वैसा है। हम उनको कुछ राय देके आए कि तुम लोग इस तरह से करो, है ना। तो हमारा मॉडल बिल्कुल ठीक चल रहा है, और इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, बस वही जरूरत है। सब लोग मिलकर काम करें, क्वालिटी का काम करें। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात आपने आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अब हर देश का अपना अपना मॉडल होता है, और जो हमारा मॉडल है वो हमारे देश के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी जो पॉलिसीज जो बनी है वो हमारे मॉडल्स को मद्देनजर रखते हुए बनी। हम लोग मल्टी ग्रेन में डील करते हैं, हम लोग सिंगल सीड में डील नहीं करते। हम लोग मल्टी ग्रेन सीड्स में ज्यादा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार जो पॉलिसीज है वो भी उसी के आसपास बन रही है। बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वहाँ पे अब डेवलपमेंट हो रही है। इनफैक्ट हमने भी देखा है कि अब वहाँ पे धीरे धीरे हमारी भी मछलियों की जो आयात सॉरी निर्यात है वो बहुत बढ़ गया है पहले से। सर मैं इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछता हूँ, संक्षेप में थोड़ा सा आपसे जानकारी चाहूंगा। जो ये एवोल्यूशन हुआ है सीड इंडस्ट्री, जो ये मॉडर्नाइजेशन हुई है हमारे देश में सीड इंडस्ट्री की, इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी कीजिए। देखिए, आज भी बीज का उद्योग इंडिया में 10-12% के रेट से बढ़ रहा है। वर्ल्ड में कहीं देखेंगे तो 5-6% से ज्यादा ग्रोथ नहीं है। सारे सीड इंडस्ट्री के लोग, हमारे यहाँ ग्रोथ ज्यादा है। वहां से संदर्भ लीजिए जहां मैंने कहा कि जितना पैदा हो रहा है उसके दोगुने की जरूरत है। 3-4 मिलियन टन हो रहा है, 8-9 मिलियन टन की जरूरत है। सन 50 में भारत का ग्रेन का प्रोडक्शन 50 मिलियन टन था। जमीन तो बढ़ी नहीं है, जमीन तो बढ़ी नहीं। अमित, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। सिंह साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं ये कह रहा हूं, आपकी बात मैं सुन रहा हूं। सिंह साहब बोले नवीन जी, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ, यस, जी जी जी। हाँ, आपकी आवाज आ क्षमा रही चाहूंगा, है। बीच में कोई कुछ, तो मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी, कुछ कनेक्टिविटी। जी जी जी। सर आप जो कह रहे थे मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से, क्योंकि ऑडियंस शायद वो सुन नहीं पाई। एक बार दोबारा से अगर आप रिपीट कर सकते मैं ये कह रहा हूं कि सन 50 में इंडिया में 50 मिलियन टन का अनाज पैदा हुआ, और आज बिल्कुल बिल्कुल 350 मिलियन टन सन 50 में था, आज 300 मिलियन टन है। खेती की जमीनें लगभग उतनी ही है। नहीं बिल्कुल क्या बढ़ा?
अच्छी वैरायटी इवॉल्व की गई, जी सही बीज पैदा किया गया, किसानों तक पहुंचाया गया और जी इससे पैदावार बढ़ी, अच्छे जी बीजों की मांग बढ़ी तो इंडस्ट्री बढ़ी, सारी इंडस्ट्री बढ़ी। अब हम ओसा की जी बात करते हैं, जो मशीनें जी सन 60-70 में बनाते थे उसके कंपैरिजन में जी देखेंगे तो आज मशीनें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल टर्नओवर सर। है। तो ये जी ये पूरी इंडस्ट्री एक साथ साथ आगे बढ़ रही है। और जी बस बात इतनी है कि जो टारगेट अभी 8-9 का ध्यान रखना चाहिए, 8-9 मिलियन टन सीड हमको पैदा करना है, वो कब तक हम जी करेंगे? जी जी किसान बीज मांग रहा है, उसको सही बीज नहीं मिलता है, तो प्रोसेसर, सीड वाले, एक्सटेंशन वाले सबको साथ में ज्वाइन करना चाहिए और हमको सीड की क्वांटिटी बढ़ाना चाहिए। बढ़ाते समय ध्यान रखो कि किसान को क्या जरूरत है, उसी को पैदा करो और उसी को प्रोसेस करो। तो बिल्कुल, बहुत इवोल्यूशन बहुत। बड़ा सही डायरेक्शन में चल रहा है, जी बहुत आगे जी बढ़ने की गुंजाइश है और जी काम आगे करें। ठीक है, आप बताएं। बिल्कुल बिल्कुल सही साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि एवोल्यूशन जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है हमारे देश में। और बहुत तेजी से। किस तरीके से 1950 के दशक में चीजें थी, फिर 1980 और 90 के दशक में आई, और आज 2020 के आसपास जो अब चीजें नई से नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो तरक्की तो हो रही है और हम लोग बेहतरीन तरीके से जो है नई से नई चीजें किसानों तक और प्रोसेसर्स तक लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने उषा एग्रो इंडस्ट्रीज का नाम भी बीच में लिया है। क्वालिटी मशीन्स के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर उसके लिए। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ सर, कि जो ये अवेलेबिलिटी है सर ये क्वालिटी मशीन्स की, और इनकी रिक्वायरमेंट जो है क्वालिटी मशीन की सीड इंडस्ट्री में, कितना महत्व है सर इसका? देखिए, क्वालिटी मशीन कैसे बनेगी? जब इवोल्यूशन हो रहा है, कुछ जी लोग चाहते हैं कि मैं अच्छी मशीनें बनाऊं, जी उसमें प्रॉब्लम है उनको। जी आपकी इंडस्ट्री अगर अच्छी है तो एक प्रॉब्लम फेस करती होगी। जैसे जी मैं बताऊं, ओसा ओसा के पास मशीनें हैं, लो रेंज के प्रोसेसर के लिए भी, मीडियम रेंज प्रोसेसर के लिए भी और हाई रेंज प्रोसेसर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्वालिटी उनकी बहुत हाई क्लास क्वालिटी भी है, मीडियम क्वालिटी भी है। जी अब रही बात कि मेजर बाइंग होती है गवर्नमेंट सोर्सेस से, जी क्वालिटी की मशीन उस पर डिपेंड करता है आपने कितना सुंदर अपना कारखाना बना रखा है, कितना सुंदर जी मशीनें लगा रखी हैं जो जी आपकी मशीन बनाने का काम करती हैं। अगर आपने बहुत जी बढ़िया लगा दिया तो पैसा खर्चा हुआ ना, आपकी मशीन जी महंगी हो जाएगी, खरीदने वाला लोएस्ट स्टैंडर्ड पर खरीदेगा। जी तो मैन्युफैक्चरर्स के बीच में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। ओ हमें मैन्युफैक्चरर्स का कैटेगराइजेशन करना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए। उससे यही अंतर नहीं होता जो मैंने बताया, ये भी जी जी अंतर होता है कि जो छोटा मैन्युफैक्चरर है, जो वर्कशॉप चलाता है, जिसमें मशीन बनाता है, वो एक जी मशीन बनाएगा बड़ी अच्छी क्वालिटी की होगी, जब दूसरी हम्म बनाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती, उसकी ओ परफॉर्मेंस मशीन टू मशीन वेरी करती है। जी जी हाँ, तो जी इवोल्यूशन हुआ है, बिल्कुल इंडस्ट्री आगे बढ़ी है, अच्छी मशीनें आई हैं। ये गवर्नमेंट बाइंग की बात किया, प्राइवेट लोग तो खरीदेंगे, प्राइवेट लोगों को अच्छा माल चाहिए तो अच्छा ही खरीदेंगे। अभी इंडस्ट्री में पैसा आ गया है, जी अच्छी मशीनें खरीदने को लोग राजी हैं, क्वालिटी मशीन बनाना चाहिए, जी ऐसा जो ग्राहक का विश्वास जीत सके। जी आपके पास जी इस चीज को बादर नहीं करना चाहिए कि छोटे लोग जी जो है कम रेट में कोट कर देंगे तो मेरा टेंडर नहीं जाएगा। आपको हमेशा ओ ये ध्यान रखना है कि मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, कस्टमर के बिल्कुल सेटिस्फैक्शन बिल्कुल लायक मशीन बना के देना चाहिए।
तो और बिल्कुल खरीदने वाले को भी ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए प्रोसेसर को कि जो जी मशीन वो खरीदे वो सही जगह से खरीदे, जी उस सप्लायर से खरीदे जिसकी मशीन पर वो विश्वास कर सकता है, उस सप्लायर से जी खरीदे जो उसको मौका पड़ने पर रिपेयर मेंटेनेंस का सुविधा दे सकता है, सुविधा मौका दे पड़ने सकता पर है। जी उसको पार्ट सप्लाई कर दे। ऐसे भी जी मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं कि कोई मशीन खरीद ले, सस्ता ले जाए और कुछ टूट जाए तो उनका रिपेयर के लिए ना मिले। तो ओ, ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं जो इंडस्ट्री को प्रॉब्लम करती हैं। तो जी प्रोसेसर को हमेशा ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि मशीन वो सही सोर्स से खरीदे। ठीक है। जी बिल्कुल 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 ठीक बात है आपकी फिर साहब। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो भी इस क्षेत्र में उतरना चाहते हैं, जो भी इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हमेशा क्वालिटी की तरफ ध्यान दें, और क्वालिटी की तरफ ध्यान देने के लिए आपको क्वालिटी की मशीनें ही लगानी पड़ेगी। आपकी बात एकदम बिल्कुल यस, सही है कि स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल जो सही। है, स्टैंडर्डाइजेशन हमारे देश में अभी धीरे धीरे आ रहा है, तो इसलिए सभी हर कोई उसको फॉलो नहीं करता। सिर्फ वो कंपनियां, वो मैन्युफैक्चरर्स जो बहुत साल से एक अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, आपको उन्हीं पे विश्वास करना चाहिए। आपको अपने प्लांट के लिए कभी भी छोटे और सस्ते जो आप बोलते हैं काम चलाओ मशीनों के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक सवाल लेता हूँ सर। एक हमारे व्यूअर हैं संजय कुमार सागर साहब, उन्होंने एक छोटी सी बात पूछी है कि उनका ऑलरेडी एक सीड का प्लांट है, पर वो सीड का लाइसेंस लेना चाहते हैं। सर इसके लिए वो कुछ हमसे सुझाव मांग रहे अपने हैं। कुछ सुझाव आप सकते इनको हैं सर कहिए उनको? इनको कहिए कि ये अपने एरिया में सीड जी सर्टिफिकेशन के ऑफिस में जाएं, सीड सर्टिफिकेशन ओके के ऑफिस में जाएं और वहां जी अफसर से मिल के कहें मुझे सीड प्रोसेसिंग का लाइसेंस लेना है। वो एप्लीकेशन ओके लेगा, फीस जमा कराएगा, इनके प्लांट का जी इंस्पेक्शन करेगा और इनको सर्टिफिकेट जी मिल। ठीक है। ये कहाँ कहाँ करते जी हैं, उस एरिया के सर्टिफिकेशन ऑफिस में अप्रोच करें, इनको लाइसेंस मिल जी जाएगा। जी ठीक है। सागर साहब आपसे रिक्वेस्ट है, सिंह साहब ने आपका जवाब आपके सवाल का उत्तर दे दिया होगा। आप नियरेस्ट सर्टिफिकेशन ऑफिस में जाएं, वो आपको विजिट भी करेंगे, और उसके बाद अगर सब चीज़ें उस सर्टिफिकेशन के हिसाब से फिट बैठती हैं तो आपको सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया जाए। सर आपका ऑलरेडी मैंने बहुत समय लिया है, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, उसका बहुत धन्यवाद सर। चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो स्पेशली उन लोगों के लिए, उन प्रोसेसेस के लिए जो इसमें कूदना चाहते हैं सर, इस इंडस्ट्री, इस ग्रोइंग इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सर आपका कोई एडवाइस, आपका कोई सुझाव? सिंपल, आपके बात में ही आंसर भी था। कूदना जी चाहते हैं तो जी कूदने से पहले थोड़ा तैरना सीख लेना चाहिए। ओके हाँ। बिल्कुल जी आपको प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आना है तो कुछ बातों को ध्यान रखिए, जी असफलता से थोड़ा दूर रहेंगे। ओ इंडस्ट्री बिल्कुल में घुसते घुसते समय काम का खुद अनुभव करिए, थोड़ा जी अनुभव जी लीजिए। अनुभवी जी लोगों के यहाँ जाइए, उनके काम को देखिए, वो क्या करते हैं, कितने खुश हैं, जी कितने दुखी हैं, उनसे फील जी लीजिए घुसने से पहले। जी जितना जरूरी हो उतना ही इन्वेस्टमेंट करें, ज्यादा रुपया ओके उत्साह में खर्चा ना करें, उत्साह में ज्यादा ओके रुपया खर्चा ना करें। जी जहां काम शुरू करना है आपको, वहां की संभावनाओं का अध्ययन करें। किसी के कहने से ओके ना जाएं कि प्रोसेसिंग प्लांट लगा लो बड़ा फायदा है। पहले जी खुद देखिए कि वहां पर कौन कौन से लोग बीज पैदा करते हैं, आपके यहाँ प्रोसेसिंग कराने आएंगे नहीं आएंगे, इंतजाम क्या है। जी तो पॉसिबिलिटीज को जी देख लीजिए। जी ये भी देखिए। हेलो, कैन यू जी लिसन जी टू मी? यस हाँ, यस ये भी हाँ जी देखें, ये जी ये भी देखें कि जिस क्षेत्र में आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं वहां प्लांट जी चलाने के लिए सारी सुविधाएं हों। ओ बिल्कुल
बिजली मिलती हो, ऑपरेटर मिलता हो, प्लांट टूट जाए तो रिपेयर मिलता हो, कुछ तो जी सुविधाएं ना हो तो वहां ना लगाएं। जी। उचित मशीनों का चुनाव करें, उचित मशीनों का चुनाव करें। अच्छा कौन सा स्टोर बनाना है, कैसा बनाना है, वो ये सब संभावनाओं को पढ़ के किसी विशेषज्ञ की राय लेके, तब अनुभवी लोगों की राय लेके तब आगे बढ़े। ये तो धोखा कम मिलने की संभावना है। तो नए आने वालों जी को उत्साहित रहना चाहिए, मार्केट में जी पोटेंशियल है, ठीक है, जी जी। और वो ध्यान देंगे, कुछ चीजों का ध्यान रखिए, सफलता मिलेगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिंह साहब। हाँ बहुत अच्छी बातें आपने बताई। आई एम श्योर कि जो भी हमें सुन रहे हैं वो गदगद हो गए होंगे। सबसे पहले तो मैं तैरना सीखिए, आपने जो एक बात कही वो बिल्कुल बिल्कुल टू द पॉइंट बात है कि बिना सोचे समझे किसी भी चीज में, किसी के सुझाव से, किसी के कहने से तो बिल्कुल नहीं। आप पहले सिचुएशन को मैं समझें, आप जगह को यस समझें, अपने आप को समझें, अपनी इन्वेस्टमेंट को समझें और उसके बाद ही फैसला करें। और जब आपने ये भी मन बना लिया तो उसके बाद आप जरूर एक्सपर्ट के पास जाएं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने यस बिना किसी एक्सपर्ट के एडवाइस है, क्योंकि आप खुद कुछ करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो कृपया आप किसी हाँ, एक्सपर्ट से जरूर एडवाइस लें और उसके बाद ही अपना पहला कदम इसमें बढ़ाएं। नि, जी निर्णय साहब। आप लें, राय दूसरों की भी लें। निर्णय आपने और राय एक्सपर्ट से ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस बहुत बढ़िया सिंह साहब। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सिंह साहब, आपने अपना कीमती समय दिया और इतनी इंटरेस्टिंग बातें हम सबके साथ शेयर करी। मैं अपने व्यूअर्स का भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई एम श्योर कि जब हम इस एपिसोड को रीटेलीकास्ट करेंगे तो आपके जहन में और भी सवाल आएंगे। आप प्लीज अपने सवाल कमेंट्स में अपने नंबर के साथ या मैसेज में अपने नंबर के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली सिंह साहब से है तो हम उनसे पूछेंगे और आपको उसका कॉल करके जवाब भी देंगे। और अगर वो हमसे या मशीन से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो प्लीज आप पूछिए, हम आपका उसका जवाब जरूर देंगे। सिंह साहब बहुत धन्यवाद है जी। आपका। आपका आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप लाइव ही देखो समय जुड़े। थैंक यू सर। जितने भी थैंक यू। प्रोफेसर भाई, जितने भी जी प्रोफेसर भाई सुन रहे हैं हमें, मैंने ज्यादा ज्यादा बार ये कहा कि आप राय लेके तब काम करिए। तो जी अगर इनको कभी भी किसी तरह की राय की भी जरूरत होगी, सीट से संबंधित लोग मुझे कभी चाहे तो बात कर सकते हैं। मेरा नंबर जी ओसा से मिल जाएगा उनको, नहीं तो ओसा से जरूर। राय ले लें। दोनों जगह जी कॉम्पिटेंस जी है, लेकिन कॉम्पिटेंस की वजह से राय ना लें, ऐसा ना करें। वो बिना राय लिए जी। इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, हम लोग फिर हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में सैटरडे 4 बजे एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाह।